अच्छा जी। सो बच्चों, आज की कहानी ना हमारी थोड़ी फोर्सेस के ऊपर होने वाली है। सही, अंकल न्यूटन के जो कारनामे थे उन्होंने फोर्स जो है ना वो हमें निकाल के दे दी थी। और हम पूरी फिजिक्स के अंदर अगर हमारी फोर्स ना होना तो मतलब फिर हमारी फिजिक्स बेकार हो जाएगी, समझ लो। तो फोर्सेस, डायनामिक्स और मोशन, द कॉज ऑफ द मोशन, ये बेसिकली हमारे पास ना फोर्स होती है। सही, फोर्स फोर्स का जो चैप्टर होने वाला है वो फोर्स का जो चैप्टर होने वाला है वो तुम्हारे जो सिलेबस में आ रहा होगा तकरीबन 3 to 4 MCQ तो नहीं, 2 to 3 MCQs तुम इसके एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सही हो गया। तो इसके तकरीबन 2 to 3 MCQs तुम इसके एक्सपेक्ट कर सकते हो, तुम्हारे पास ये आ जाए। सही है। और तकरीबन 10 मार्क का या 12 मार्क का तक का तुम्हारे पास इसका पेपर आता है। ओके, यानी पेपर में जो है ना, यानी थ्योरी के अंदर तकरीबन 10 to 12 मार्क तक ये आ सकता है। राइट, दिस इज़ अ बिग टॉपिक, इसकी वेटेज ज़्यादा होती है। ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दिस टॉपिक। ओके, अच्छा, अब चूंकि ये जो फोर्सेस है ना ये बहुत सारी चीज़ों में जो है ना रिलेट करता है। खास तौर पे तुम्हारी पूरी जो जनरल फिजिक्स तुम पढ़ रहे हो ना, उन सब में ये रिलेट होता है। राइट। तो यानी तुम अगर काइनेमैटिक्स के साथ, कभी कभार काइनेमैटिक्स के साथ देते हैं, ऑल्दो काइनेमैटिक्स के साथ बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन मोमेंटम के साथ, ओके, डन डन। सो मोमेंटम के साथ लेकिन आ जाता है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब है हुक्स, वो क्या बोलते हैं अपना, स्प्रिंग्स। ओके, स्प्रिंग्स के साथ वो आ जाता है। सही है। और सही, यानी ये चैप्टर स्प्रिंग्स के साथ मिलके आ सकता है, फोर्सेस के कॉन्सेप्ट, मोमेंट और प्रेशर। सही है, मतलब इन सब में तो आपको फोर्स रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड है, इसके बगैर आपके चैप्टर इनकम्प्लीट है, समझ लो। अगर आपने स्प्रिंग्स के साथ कुछ भी करना है तो आपको फोर्स उस पर लगानी पड़ेगी। मोमेंट के साथ मोमेंट जनरेट करना है तो फोर्स लगानी पड़ेगी। प्रेशर जनरेट करना है, प्रेशर एक्सर्ट करना है तो फोर्स लगानी पड़ेगी। राइट, सो ऑल ऑफ देम रिक्वायर्ड फोर्स। ओके, तो फोर्स की जो फोर्स जो है वो हमारे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल कॉन्सेप्ट रखता है। राइट, चलो आ जाओ। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर जो फोर्सेस है ना, हमें जो चीज़ समझनी है, ये चैप्टर, इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बहुत ज़्यादा ना तो हाई है, बहुत ज़्यादा ना तो लो है, मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल है। ओके, मतलब जो है ना कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो तुम्हें तंग कर सकते हैं, बट नॉर्मली ऑन एन एवरेज अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो तुम इस चैप्टर को लाइक हमेशा कर लोगे सॉल्व आराम से ना। तो ये है सही है। इसके अंदर हमें जो काम करने होते हैं ना वो हमें न्यूटन्स के 3 लॉज हमने समझने हैं। राइट, हमारे इस पूरे चैप्टर के अंदर जो मेन जो हमारा मकसद है, जो मेन फड्डा है, वो ये है, इज टू अंडरस्टैंड द 3 लॉज ऑफ मोशन। ओके, 3 लॉज ऑफ न्यूटन। सही है। तो वो बस हमने करना है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास उसी से रिलेटेड एप्लीकेशंस वगैरह है जो कि इसके अंदर आ रही होंगी। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ। अच्छा, फर्स्ट लॉ, सबसे पहले तो फर्स्ट लॉ देखो, डेफिनेशन तुम्हें पक्की याद होनी चाहिए। सही, डेफिनेशन वो पेपर में पूछ भी लेते हैं। सही है, तो डेफिनेशन आनी चाहिए। सही। सो फर्स्ट लॉ में हम कहते हैं कि अ मास कंटिन्यूड स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, सो अ मास continuous state of rest or continuous state of motion with constant velocity। ओके, देखो प्लीज ये वर्ड मत भूलना, वो कुछ बच्चे इसकी जगह पे कांस्टेंट स्पीड लिख देते हैं, टोटली इनकरेक्ट। ओके, कांस्टेंट स्पीड लिखोगे सो यू हैव टू ऐड कि कांस्टेंट स्पीड सीधे सीधे लाइन पे, इन स्ट्रेट लाइन। ओके, सो यू शुड राइट कांस्टेंट वेलोसिटी एंड नॉट कांस्टेंट स्पीड। तुम देखो पेपर करके आते हो ना, बच्चे कहते हैं कि हमने जो सब सही लिखा था नंबर नहीं आते। राइट, तो देखो डेफिनेशन, यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विद द डेफिनेशंस। ओके, ऑल दो ओ लेवल्स के अंदर जो है ना वो इतने ज़्यादा वो आपको नंबर नहीं काटेगा, बट स्टिल जो है ना वो अगर डेफिनेशन के अंदर मेन कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा तो फिर नंबर कट जाएगा। ओके, कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी डजंट मीन द सेम। ओके, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it could change due to the change in direction। okay, so constant velocity हमने कहना होता है। okay, and until an external force is acted upon it। okay, तो यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ जो हमारे पास होगा उसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करेगा, और ये तो नहीं, ऑब्जेक्ट ये तो ट्रैवल ही नहीं करेगा, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करेगा विद अ कांस्टेंट स्पीड। ओके, नो एक्सटर्नल फोर्स। दो दो चीज़ें तुम्हें याद रखनी है, दो दो इसकी ना सिंपल सी दो चीज़ें। सही है, कि ऑब्जेक्ट जो होगा तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पास जो न्यूटन फर्स्ट लॉ तुमने याद रखना है, या तो रेस्ट होगा, रेस्ट और स्ट्रेट लाइन मोशन। सही हो गया।
with no external force, एक्सटर्नल फोर्स, ओके। तुम इसके अंदर यूनिफॉर्म का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो, यूनिफॉर्म। यार ये आईवा आना चाहिए था। यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन विद नो एक्सटर्नल फोर्स, ओके। तो मैं ये बताऊँ, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर यही दो चीज़ें, रेस्ट या स्ट्रेट लाइन मोशन, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन विद नो एक्सटर्नल फोर्स, तीन चीज़ें, तुम तीन चीज़ें उंगलियों पे फिंगर टिप्स पे याद रखो, तुम्हें न्यूटन फर्स्ट लॉ याद हो जाएगा, ओके। रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन विद नो एक्सटर्नल फोर्स, राइट। अच्छा जी, तुम्हें पता है कि रेस्ट का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन का मोशन है दैट द ऑब्जेक्ट्स स्पीड इज नॉट चेंजिंग एज वेल एज डायरेक्शन, ओके। सो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब, लेट मी सी कि मैंने आगे बताया या नहीं बताया, नहीं बताया नहीं, ओके। सो जो मेरे पास ये जो वर्ड मैंने लिखा है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है, सही है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड, या मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी इज अनचेंज, अनचेंज। रुमैसा मुझे बता सकती हूँ मैग्नीट्यूड किसको कहते थे हम? सर न्यूमेरिकल वैल्यू। ओफो, कोई एग्जांपल आपके जहन में? सर जैसे कल किया था, हम्म। जो जब कोई क्वेश्चन दिया होता है उसमें उसकी जो वैल्यू होती है उसको फिर हम्म। मैग्नीट्यूड के हिसाब से लिखते हैं, तो जैसे नंबर्स में जो लिखते हैं। ओके ओके, बहुत टाइट, बहुत टाइट, वेरी गुड, ऑसम, फाइन। सो आपको पता है कि मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास नंबर को कहते हैं, ओके। तो इसका मतलब है जिस स्पीड से आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है, लेट से 5 मीटर पर सेकंड, अभी 5 में मैग्नीट्यूड है, राइट, ये कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ओके। और डायरेक्शन कांस्टेंट होनी चाहिए, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ओके। सो देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट होने चाहिए, यानी ना तो वैल्यू में चेंज होना चाहिए, ना तो उसकी डायरेक्शन में चेंज होना चाहिए, राइट लेफ्ट अप डाउन कहीं नहीं मुड़ना है उसने, उससे सीधा सीधा जाना है, ओके। क्लियर हो गया ना बच्चों? ये हमारे पास हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ का सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, आगे आओ। हमने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया मास, ओके। तुम्हें पता होना चाहिए कि मास जो होता है वो हमारे पास अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी हम कहते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन केमिस्ट्री में तुमने पढ़ रखी है, ओके। लेकिन जो है ना मास एक और क्वांटिटी से रिलेट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया, ओके। इनर्शिया किसी भी बॉडी का ना, इनर्शिया जो होता है किसी भी बॉडी के अंदर एक टेंडेंसी होती है, एक आप कह लो कि पावर होती है, या आप कह लो कि एक एबिलिटी होती है टू रेजिस्ट द स्टेट चेंज। मतलब अगर तुम बैठे हुए हो ना, तो तुम्हारा जो ये बैठना है, ये तुम्हारी मूवमेंट को अपोज करेगा, राइट। इफ समथिंग इज मूविंग, देन अगर आपको उसको रोकना है तो यू हैव टू पुट सम एक्सटर्नल फोर्स, यू हैव टू पुट समथिंग ऑन इट ताकि वो रुक जाए। तुम्हें उसको खींचना पड़ेगा, तुम्हें उसको जो है ना उसके सामने दीवार रख दो, उसको कुछ भी करके रोकना पड़ेगा उसको, राइट। सो दिस एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड इन ऑर्डर टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ओके। अगर तो एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, गाड़ी खराब हो गई, अब गाड़ी सड़क पे रुक गई है, सो अब तुम्हें तुम्हें उसको चलाने के लिए तुम्हें पीछे से धक्का लगाना पड़ेगा, ओके। तो तब जाके, और धक्का भी, तुम जो है ना, कि तुमने कोई बहुत बड़ी गाड़ी ले ली है और तुम्हारी बेइज्जती हो गई, रोड पे खड़े हुए हो, तो तुम्हें जो है क्या करना पड़ेगा, अब तुम्हें बहुत ज़्यादा जान मारनी पड़ेगी, राइट। जब जो है ना वो ट्रक वगैरह ख़राब हो जाते हैं तो फिर वो वहीं बंद करके फिर सो जाते हैं, उनको पता होता है इंसानों का काम अब ये नहीं है, अब ये जो है ना ये कोई ये तो कोई फरिश्ता आएगा, या तो फिर जो है ना वो कोई ट्रक व्रक आएगा, कोई टोइंग मशीन, कोई टोइंग वैन आएगी तो वो करेगी कुछ, राइट। तो खैर, तो इस वजह से, क्यों? क्योंकि जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उसके पास उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, इनर्शिया मतलब उसकी उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी, एबिलिटी होगी कि वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहेगा। अगर वो रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा, उसको कोई हिला नहीं सकता, उसको कोई मूव नहीं कर सकता, ओके। और अगर वो मूविंग है, तो अगर तुम उसको रोकने जाओगे तो फिर तुम्हारा वो आखिरी टाइम होगा, समझ रहे हो? तो ये तुम्हारे पास मास और इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, सही। और इनर्शिया और मास जो आपस में रिलेटेड है वो इस तरह से है कि मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ मास इन अ बॉडी, राइट। जितना ज़्यादा मास होगा ना तुम्हारे तुम्हारे उसमें, तुम्हारे ऑब्जेक्ट के अंदर, उतना ज़्यादा इनर्शिया होने वाला है, ओके। और जितना कम मास होगा उतना कम इनर्शिया होने वाला है, ओके। एक तुम ट्रेन ले लो, उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, उसका मास बहुत ज़्यादा है, तो उसको रोकना मुश्किल होगा, या अगर रुकी हुई है तो उसको चलाना बहुत मुश्किल होगा। सो दैट इज़
why we use heavy engine in trains, right, या in plane और in heavy vehicles, right, क्योंकि उनका inertia ज़्यादा है, तो उनको स्टेट चेंज करने में बहुत मुश्किल होती है। एंड तो इस वजह से हम इंजन बहुत ज़्यादा हैवी रखते हैं ताकि उसको स्टेट चेंज करने में आसानी हो। एंड एज वेल एज हम जो उनके अंदर ब्रेकिंग सिस्टम लगाते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग वाला लगाते हैं, ताकि इतना जो इतना जो हैवी एनर्जी है उसको रोकने में आसानी हो सके। ओके, इज दैट क्लियर बच्चों? ये हमारे पास जो था न्यूटन का जो है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ का थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट दिया, राइट। सो इससे पहले ज़रा यहाँ पे आ जाओ, दो चीज़ें मुझे समझानी है यहाँ पे। देखो, अगर तो एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल इस तरह से चल रहा है जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे बना के दे रखा है, अगर तो एक ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, सही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड और वो चलता चला जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड अला तूल सीधा सीधा जा रहा है, ओके। तो 5 मीटर पर सेकेंड से जब वो चलता चला जा रहा है, तो अब ये न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर है, राइट। प्लीज कीप इन माइंड, न्यूटन फर्स्ट लॉ मूविंग कंडीशन में भी हो सकता है, स्टेशनरी कंडीशन में भी हो सकता है, ओके, दोनों कंडीशन के अंदर पॉसिबल है, ओके। या तो ऑब्जेक्ट को तुम यहाँ पे खड़ा कर दो, नॉट मूविंग, न्यूटन फर्स्ट लॉ, इफ इट इज मूविंग विद द सेम स्पीड, न्यूटन फर्स्ट लॉ अगेन, ओके। बट अगर तो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, राइट, और ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हुआ और ऑब्जेक्ट जो हो गया वो चला गया अब 5 मीटर पर सेकेंड पे, राइट। तो अब ये न्यूटन फर्स्ट लॉ से बाहर आ गया, राइट, बिकॉज एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड फोर्स या चेंज इन वेलोसिटी रिक्वायर्ड फोर्स, एंड इफ यू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स, आप न्यूटन फर्स्ट लॉ से उसी वक्त बाहर आ गए, राइट। सो दिस इज नॉट अंडर द न्यूटन फर्स्ट लॉ, नॉट इन न्यूटन फर्स्ट लॉ as the change in speed required force, okay, and if you apply the force then आप उसी मोमेंट पे न्यूटन फर्स्ट लॉ से बाहर आ जाओगे, ओके। दूसरा केस, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है, सही है। लेट से पहले ऑब्जेक्ट उधर था, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, नहीं तो अंडा बन गया। हम्म, सही, लाइक दिस ऑब्जेक्ट जो है वो अब यहाँ पे आ गया, सही है। लेट से पहले जो ऑब्जेक्ट वो मूव कर रहा था वो इस स्पीड से मूव कर रहा था, सही है, लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड से, ओके। अब जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, अभी भी 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। मुझे कोई बच्चा बता सकता है क्या ये न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर है या नहीं है? है सर। नहीं है न्यूटन सर। फर्स्ट लॉ के अंदर नहीं है ओके ओके, अभी रीज़न नहीं बताना, मैं पूछता हूँ। और कोई बोलता है, और कोई है? ईमान कुछ कहती हो, ईमान? यस, नो आइडिया सर, नॉट श्योर, ओके फाइन। अली, अली आप क्या कहते हो अली? न्यूटन्स के अंदर है। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ में? न्यूटन फर्स्ट फर्स्ट लॉ लॉ में में? नहीं है। फर्स्ट लॉ नहीं में है। नहीं है, ओके फाइन। आप, या खदीजा आप भी कुछ शेयर करो प्लीज़। नहीं है। न्यूटन फर्स्ट लॉ में नहीं है, ओके ओके फाइन। रियाज आप क्या कहते हो, रियाज? सर नहीं है। इट्स नॉट अंडर न्यूटन फर्स्ट लॉ, ओके ओके फाइन। एंड चलो, और किसी से पूछें? चलो, फहद, फहद आप जिंदा हो फहद? कलमा पढ़ लो जी भाई एक सर। दफ़ा। अच्छा, नहीं, जिंदा है, जिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। फहद बता सकते हो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर है या नहीं है? ये वाली, हम्म। ये नॉट इन N1। क्यों भाई? क्योंकि ये तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर क्यों नहीं है भाई? स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है। कोई रीज़न आप लोग के जहन में, किसी के जहन में है, किसी कोई रीज़न तुम्हारे जहन में है फहद? सर नहीं बिकॉज टर्निंग। ओके, दैट कॉजेज अ चेंज इन डायरेक्शन, राइट, समझ लो ना। सो यस। वेरी गुड। इफ़त ब्रो, आपको समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं है? यस सर। सही है ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ से बाहर निकल जाएगा, ओके। सो हमने यहाँ पे कह दिया कि ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, there will be there will be external force, external force
toward the center of the circle, so not in न्यूटन फर्स्ट लॉ। ओके बच्चों देखो इसका क्वेश्चन बहुत दफा पेपर में आने वाला है सही। एमसीक्यू के अंदर वो लाइक उसको कुछ नहीं सोचता ना, उसको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, उठा के ये वाला क्वेश्चन दे देता है। ऑलवेज कीप इन माइंड जब भी तुम्हारे पास सर्कुलर मोशन होगा, पहली चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर नहीं है। ओके जब न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर नहीं है, देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर ना होने का क्या मतलब है कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, राइट। अगर एक्सटर्नल फोर्स लग गई तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से फौरन बाहर आ जाएगा, राइट। अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तो वो किस डायरेक्शन में लगेगी तुम्हें उसको पता होना चाहिए। सो एक्सटर्नल फोर्स विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर। ओके इसको प्लीज याद रखना, इसको प्लीज याद रखना। जब भी तुम्हारे पास एमसीक्यू के अंदर इस तरह का कोई भी सवाल आए कि जिसके अंदर उसने जो है ना कोई चीज सर्किल के अंदर मूव करते हुए दे रहा है और तुम्हें चार एरो बना के वो दे देता है, सही है। एक एरो जो है वो इधर जा रहा होता है, एक इधर जा रहा होता है, एक इधर जा रहा होता है, एक सेंटर की तरफ होता है, बोल देता है वो तुमसे कि फोर्स बता दो किधर को होगी, राइट। तुमने आंख बंद करके ये वाला एरो लगाना होता है, आंख बंद करके, तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है। ओके सो जब भी तुम्हारे पास सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आने वाला है इस तरह का कि जिसके अंदर ऑब्जेक्ट सर्किल के अंदर मूव कर रहा होगा, तो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा, लेकिन स्टिल उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होगी, उसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगी। एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल, राइट, और वो चीज़ आपको मार्क करनी होगी। ओके चलो ये बात हो गई क्लियर, सही हो गया। सो क्या चीज़ न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर नहीं है वो भी मैंने बता दिया, और क्या चीज़ न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर होगी वो भी मैंने तुम्हें समझा दिया, राइट। अच्छा जी अब आ जाओ जरा कुछ चीज़ें समझते हैं, कुछ जो है ना थोड़ी सी चीज़ों को जनरलाइज करते हैं। हमें ऑब्जेक्ट की स्टेट हमने समझनी है, सही। ऑब्जेक्ट की कितनी स्टेट हो सकती है, तो बेसिकली ना ऑब्जेक्ट की चार पॉसिबल स्टेट है, राइट। ये तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा, सही है। ये तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक, दो स्टेट होगा। ये तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, मीनिंग चेंजिंग वेलोसिटी, राइट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अब चाहे वो एक्सेलरेशन यानी इंक्रीज इन स्पीड की फॉर्म में या डिक्रीज इन स्पीड की फॉर्म में, यानी एक्सेलरेट करे या डिसेलरेट करे, दोनों इसके अंदर आ जाएगा, राइट। या फिर वेरिंग एक्सेलरेशन के अंदर, राइट। वेरिंग एक्सेलरेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो इस पे हम कोई डिस्कशन नहीं करने वाले, ओके। अच्छा स्टिल अगर रेस्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है तो भी हमारा फड्डा खत्म हो जाता है, क्योंकि वो सारा काम ही खत्म हो गया, राइट। आप जितने नेस्टी की तरफ पड़े रहोगे तो आपका दुनिया में कोई काम नहीं होगा, सीधा सीधा काम है, सही। सो हमारा हमारा जो काम है, जो मेन हमारा जो वो है, वो हमने ये दो को लेके ले चल रहा है, राइट, कि कांस्टेंट वेलोसिटी होगी या कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी। ओके अगर तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब अगेन क्या है कि जीरो रिजल्टेंट फोर्स या बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्सेस। ओके और जब बैलेंस एक्सटर्नल फोर्स होगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि कांस्टेंट स्पीड यानी मैग्नीट्यूड शुड बी फिक्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधा सीधा चल रहा होगा। ओके सो तुम्हारे पास ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स बेसिकली करती क्या है कि वो ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करती है या ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करती है। अब चूंकि एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रही है तो दोनों में से कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो रही है। ओके तो ये तुम्हारे पास एक बात हो गई। अच्छा जी दूसरी तरफ आ जाओ, अगर तो तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करना शुरू हुआ, न्यूटन फर्स्ट लॉ से फौरन ही बाहर आ गया। ओके न्यूटन फर्स्ट लॉ से जैसे ही कांस्टेंट वेलोसिटी वाला सीन खत्म हुआ, न्यूटन फर्स्ट लॉ से बाहर आ गए, न्यूटन सेकंड लॉ में चले जाओगे। ओके और न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर आप कह दोगे कि नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स, नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है देयर इज रिजल्टेंट फोर्स इन सर्टेन डायरेक्शन। ओके या आप कहोगे कि बैलेंस्ड या आप कहोगे कि अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। ओके अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, और आपके पास जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को मतलब है इट कैन एक्सेलरेट और कैन डिसेलरेट, बोथ वाली कंडीशन आ जाएगी। ओके सो ये हमारे पास जो है ना न्यूटन फर्स्ट लॉ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। आ जाओ भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ से चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ। ओके अच्छा जी न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर जो है वो हम जो है, चलो न्यूटन सेकंड लॉ में चले, न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर आ जाओ। सही न्यूटन फर्स्ट देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर याद रखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं है, सही है। देखो याद रखना एक चीज़ और, न्यूटन फर्स्ट लॉ तुम्हें कहता है कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर तुम्हारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ को वो किसी भी चीज़ से रिलेट करेगा तो एक फॉर्मूला हो सकता है काइनेमैटिक्स का, जो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दिस इज द ओनली फॉर्मूला। देखो याद रखना कांस्टेंट, ये तुम कहोगे कि तो काइनेमैटिक्स का फॉर्मूला फोर्सेस में क्या कर रहा है, आ सकता है। ओके आ सकता है क्योंकि अगर तो तुम्हारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स नहीं है ना कोई, जब रिजल्टेंट फोर्स ही नहीं है तो तुमने फोर्स को के बारे में कोई बात ही नहीं करनी, राइट। और अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सो इट विल मूव, इट शुड मूविंग विद सम वेलोसिटी
वेलोसिटी और उसका कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, कुछ ना कुछ टाइम होगा, राइट। सो यू कैन यूज दिस फार्मूला अगर तो उसने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। मैंने तुम्हें बताया था कि इसके अंदर ये कभी कभार काइनेमेटिक्स से रिलेट करेगा, ओके। सो काइनेमेटिक्स से अगर रिलेट करेगा तो उसके अंदर आपको ये जहन में होना चाहिए कि फोर्सेस का क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा लेकिन काइनेमेटिक का फॉर्मूला लग जाए, ओके। सो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी वाला होगा तो ये वाला फार्मूला तुमने काइनेमेटिक्स का यूज करना है, इसके अलावा न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर कोई भी फार्मूला नहीं है, ओके। याद रखोगे न्यूटन फर्स्ट लॉ की कहानी। अब आ जाओ न्यूटन सेकंड लॉ पे चलते हैं। अच्छा जी, न्यूटन सेकंड लॉ, सबसे पहले तो न्यूटन सेकंड लॉ तो तुमसे बहुत दफ़ा पूछेगा, ओके। न्यूटन फर्स्ट लॉ से ज़्यादा तुमसे न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन पूछेगा। तो तुम्हें न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन तो मतलब जो है ना अपनी नाम की तरह, जिससे तो तुम्हें अपना नाम याद है ना उस तरह से तुम्हें याद होनी चाहिए, ओके। सो न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर हम सबसे पहली बात लिखते हैं रिजल्टेंट फोर्स, ओके। कौन सी फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स। एम ये कोई फोर्स नहीं कहते बल्कि रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, सही। ऑल्दो अगर तुम जस्ट फोर्स लिखोगे तो तुम्हें ओ लेवल्स के अंदर तब भी नंबर मिल जाएंगे, बट अ बेटर वे इज टू राइट द रिजल्टेंट फोर्स, ओके, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स क्या है मैंने एक्सप्लेन करना है, डोंट वरी, ओके। Resultant force is directly proportional to the rate of change of momentum. चेंज इन मोमेंटम हम पहले पहले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं। अब देख रहे हो तुम फायदा देख रहे हो इस चैप्टर में, चेंज इन मोमेंटम मुझे यहाँ पे नहीं पढ़ाना पड़ेगा, ओके। मोमेंटम का पूरा कॉन्सेप्ट फ्रॉम ए टू जेड हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं, ओके। अगर तुम्हें नहीं समझ में आता तो तुम वाली वीडियो जाके दोबारा से देख सकते हो, ओके। और अगर तो तुम्हें वो चीज़ समझ में आ जाती है तो अब तुम्हें पता होना चाहिए कि चेंज इन मोमेंटम में आप क्या करते थे, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट करते थे। और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो टकरा के वापसी आ रहा होता था तो आप क्या करते थे, फाइनल मोमेंटम और जो इनिशियल मोमेंटम को माइनस करते थे तो एक और माइनस आ जाता था डायरेक्शन का, राइट। तो हम इन जनरली ऐड कर रहे होते थे, हमने ये रट्टा भी लगाया था, ओके। तो खैर, अच्छा जनाब, अब अगर तुम चलो सही, अब आ जाओ इसको जरा पहले से उसका फार्मूला लिख लेते हैं, सही है। हमने कहा रिजल्टेंट फोर्स क्या होने वाली है अभी बताऊंगा, सही। सो हमने कहा कि भाई रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू द चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन टाइम। अच्छा याद करो, हमने उसके अंदर पढ़ा था काइनेमैटिक्स के अंदर, हमने एक छोटी सी चीज़ देखी थी कि जहाँ पे भी रेट का वर्ड आएगा, जहाँ पे भी रेट का वर्ड आएगा इसका मतलब है कि सम क्वांटिटी इज एक्चुअली डिवाइडिंग बाय टाइम, ओके। यहाँ पे तुम देख सकते हो चेंज इन मोमेंटम में क्वांटिटी है जो कि टाइम से डिवाइड हो रही है। क्लियर हो गया, ये बात क्लियर है तुम्हें, आई होप सो समझ में आ रही होगी, ओके। अच्छा, तुमने चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा था फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम को हमने एम वी से शो किया था, इनिशियल मोमेंटम को हमने एम यू से शो किया था, राइट। और मैंने उसको यहाँ पे एक्सपैंड करके इधर इधर लिख दिया, ओके। और फिर मैंने इसको जो है ना थोड़ा सा फर्दर मैंने एम कॉमन ले लिया। मैंने कहा कि भाई फॉर द कांस्टेंट मास, अगर तो सिस्टम के अंदर मास कांस्टेंट वो तो मैं बता देगा, ज़्यादातर केसेस के अंदर मास कांस्टेंट ही होता है, राइट। अगर जो तुम्हारे पास मास कांस्टेंट है तो तुम जो है वो उसको फर्दर मास कॉमन ले सकते हो। अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो ऑब्वियसली बात है, शुरू का मास कुछ और होगा, आखिरी का मास कुछ और होगा, राइट। सो तो तुमने मास कॉमन ले लिया, जब तुमने मास कॉमन ले लिया तो तुम्हारे पास जो है ना एम वी ओवर यू, वी माइनस यू ओवर डेल्टा टी, राइट। तुम याद कर सकते हो कि तुम्हारे पास ये जो यू वी माइनस यू ओवर टी थी, तुमने काइनेमैटिक्स के अंदर इसका फॉर्मूला पढ़ा था कि ये एक्चुअली क्या है, एक्सेलरेशन होती थी, राइट, रिमेंबर। तो इस वजह से मैंने इस चीज़ को एक्सेलरेशन से चेंज कर दिया, ओके। क्लियर हो गया। सो बेसिकली हमारे पास दो फार्मूला है, एक फार्मूला ये वाला, रेड होना चाहिए ना। सो एक फार्मूला मेरे पास ये आया, सही है। और एक फार्मूला मेरे पास ये आया, राइट। अच्छा जी, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे क्या हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों को पता नहीं चलता कि कब कौन सा फार्मूला लगाना है, सही है। तुम इस फार्मूले को भी कह सकते हो, सही है, दिस इज ऑल्सो फार्मूला, दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर तुम्हें एक्सपेंडेड फॉर्म याद रखनी है तो तुम इसको भी फार्मूला कह सकते हो, ओके। तो ये तीन फार्मूला फिर उस केस के अंदर तुम्हारे पास बन जाएंगे, राइट। लेकिन एक्चुअली ये दो ही है, राइट। एक स्टार्ट, देखो ये पूरा एक ही फार्मूला है, राइट, लेकिन हमने इसको सिर्फ ड्राइव करके दो फार्मूला बनाए हुए, ओके। अगर तो तुम लॉजिकली स्टूडेंट हो ना तो तुम्हें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ओके। अगर तो तुम्हें फिजिक्स अच्छी नहीं लगती ना, मेरी तरह तुम फिजिक्स से हेट करते हो, मतलब मुझे भी नहीं समझ में आती तो ओलेज में। तो अगर तुम्हें भी नहीं समझ में आती ओलेज में फिजिक्स तो कोई टेंशन नहीं है, मैंने तुम्हारे रट्टा तैयार रखा है। देखो, तुमने ना क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है, तुमने क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट पढ़ के ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर दे क्या रखा है। अगर तो क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी गिवन है देन यू हैव टू यूज दिस फार्मूला, ओके। अगर तो क्वेश्चन के अंदर एक्सेलरेशन दी हुई है देन यू हैव टू यूज दिस फार्मूला, ओके। बहुत आसान हो गया, राइट। सो अगर तो तुम्हारे पास जो गिवन क्वांटिटी है, हम्म, अगर तो तुम्हारे पास क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी गिवन है, ओके, सही है, वेलोसिटी अगर तुम्हारे पास गिवन है
देन तुमने क्या करना है, ट्रिक क्या है, तुमने जो है ना वो स्ट्रेट अवे उठा के ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, एफ रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू ओवर टी, राइट। तुम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो। सही हो गया। अच्छा जनाब, अगर तो तुम्हें उसने एक्सेलरेशन दी हुई है, सही है, तो तुम जो है वो फिर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। क्लियर हो गया ना। अगर तो तुम्हें उसने एक्सेलरेशन दी हुई है तो तुम जो है वो ये लगा सकते हो, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ओके, सही हो गया। तो याद रखना कि ये दो फॉर्मूले, तुम्हें क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट देखना है, सही। तुमने देखना है कि वेलोसिटी गिवन है या एक्सीलरेशन गिवन है। अगर वेलोसिटी गिवन है तो तुम चेंज इन मोमेंटम वाला या एम वी माइनस एम यू वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर एक्सीलरेशन गिवन है तो तुम डायरेक्ट ही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। यू डोंट नीड टू ड्राइव इट। ओके, अगर अगर तो तुम्हें लॉजिकल फिजिक्स समझ में आती है देन तुम कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल करो, तुमसे हो जाएगा। ओके, तो तुम अपने हिसाब से इसको देख लो। ओके, चलो आगे चलते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे ना एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो बेसिकली ना मेरे पास ये जो डेल्टा टी आ रहा है ना, ये डेल्टा टी ना मेरे पास कांटेक्ट टाइम है। ओके, ये डेल्टा टी मेरे पास क्या है, ये डेल्टा टी मेरे पास कांटेक्ट टाइम है। सही हो गया। ये जो है दिस इज द कांटेक्ट टाइम। कांटेक्ट टाइम का क्या मतलब है, कांटेक्ट टाइम का मतलब ये है कि लेट्स से तुम ये अज्यूम करो कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो, राइट। तुमने बॉल को बैट से हिट किया, तो जितने टाइम पीरियड तक तुम्हारी बॉल बैट के साथ कांटेक्ट में रहेगी, क्योंकि जाहिर बात है बॉल आके तुम्हारे बैट को टकराएगी, फिर वो किसी डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पे तुमने शॉट प्ले किया होगा। ओके, तो बॉल जितने टाइम तक तुम्हारे बैट को टच की हुई है ना, वो वाला जो टाइम होगा वो तुम्हारा कांटेक्ट टाइम होने वाला है। ओके, इसी तरह से अगर तो तुम्हारे अगर तो तुम्हारी जो वो है क्या बोलते हैं, तुम्हारी अगर तुम फुटबॉल खेलने वाले हो, सो तुम्हारी जो फुटबॉल, अगर तो तुमने फुटबॉल को हिट किया, सही है, और तुम्हारे पास तुम्हारे जितने टाइम तक वो फुटबॉल तुम्हारे पाँव के साथ कांटेक्ट में थी ना, और तुम्हारे पाँव ने जो फोर्स लगाई, वो टाइम जो है ना वो कांटेक्ट टाइम हो जाएगा, राइट। तुमने तुमने देखा होगा, तुम लोग कोई फुटबॉलर है, कोई फुटबॉल खेलने वाला है, कोई शौकीन। हमारे पास एक तो मोइज है, मोइज फुटबॉलर हो तुम, और कोई है फुटबॉल खेलने वाला? यस एनीबडी? चलो, अगर नहीं है तो अगर तो तुम लोग में से कोई फुटबॉल खेलता है तो तुम लोग को पता होगा कि फुटबॉल में हम जो हवा होती है वो बिल्कुल फुल भर के रखते हैं, राइट। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जब तुम किक करते हो तो फुटबॉल का और तुम्हारे पाँव का या तुम्हारे टोज का जो कांटेक्ट टाइम है वो कम होता है, तो फुटबॉल तेज स्पीड से आगे जाता है। ओके, अगर तो वो फुटबॉल फुस होगा, राइट, अगर तो उसके अंदर हवा बराबर नहीं होगी, देन जब तुम उसको किक करोगे, सो वो कंप्रेस हो जाएगी और तुम्हारे टोज के साथ जो है ना उसका कांटेक्ट टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जब कांटेक्ट टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो आगे तक नहीं जा सकेगी, उस पर फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा। ओके, सो कांटेक्ट टाइम का फर्क क्या होता है कि अगर कांटेक्ट टाइम बहुत कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी, राइट, अफेक्ट ज़्यादा होगा, तुम्हें जो है ना तुम्हें चीज़ें ज़्यादा होती हुई अफेक्ट ज़्यादा दिखेगा। और फोर्स का अगर कांटेक्ट टाइम कम होगा, अगर कांटेक्ट टाइम ज़्यादा होगा तो फिर आपके पास फोर्स कम होगी। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लो। अच्छा जी, देखो, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो 14 मीटर पर सेकंड से वॉल की तरफ आ रहा है, राइट। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, सही है। ये 14 मीटर पर सेकंड से वॉल की तरफ आ रहा है, हैविंग अ मास ऑफ 5 kg, राइट। और टकराने के बाद जो है वो -7 मीटर पर सेकंड से, देखो डायरेक्शन चेंज हो गई, तुम्हें तुम्हें ध्यान में रखना है। ओके, मैंने ना तुम्हें दो कांटेक्ट टाइम दिया हुआ है, मैंने तुम्हें दिया हुआ है 5 मिली सेकेंड, और मैंने तुम्हें दिया हुआ है 5 सेकेंड, राइट। तुम्हें पता है कि 5 मिली सेकेंड बहुत माइनर सा कांटेक्ट टाइम है, और 5 सेकेंड जो है वो मेजर कांटेक्ट टाइम है। ओके, कंपेयर टू 5 मिली सेकेंड। ओके, हम देखते हैं कि दोनों में फोर्स पे क्या फर्क पड़ता है। सही, आ जाओ भाई। अगर अब देखो उसने मुझे वेलोसिटीज दी हुई है, देखो वेलोसिटीज दी हुई है, वेलोसिटी जैसे मुझे दी हुई है तो फौरन से मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा लेना है ठक से। ओके, सही, लगा देते हैं, आ जाओ। सो मैंने कहा कि भाई जो मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स है, इसको ना हम ज्यादातर एवरेज रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं या एवरेज फोर्स कह रहे होते हैं। अक्सर वो तुमसे ना क्वेश्चन के अंदर कहेगा कि एवरेज फोर्स निकाल दो, तो तुम्हें घबराना नहीं है, वो यही सी फोर्स की बात कर रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं। आ जाओ बच्चों। अच्छा जी, तो तुमने क्या किया होगा, अगर तुमने सॉल्व किया, किसी ने सॉल्व किया तो मुझे बताना प्लीज आंसर। तुमने लिखा होगा मास की जगह तुमने 5 रख लिया होगा, फाइनल वेलोसिटी तुम्हारे पास -7 की फॉर्म में, और माइनस तुम्हारे पास फॉर्मूले का आ गया, फिर मास तुमने रख लिया होगा, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास 14 आ गई। ओके,
और पहले केस में हमने 5 दिया, 5 मिली सेकेंड। अगर मिली होता है तो तुम्हारे पास जो है वो एक्सपोनेंट -3 तुम लगा देते हो। ओके, सही है, डिवाइड बाय 1000 कर देते हो। ओके, तो मुझे बताएगा, कोई बच्चा बताएगा कितना आ रहा है? सर पहला का जो 5 मीटर पर सेकेंड है वो 21 आ रहा है, -21। -21। ओके, सो यू आर सेइंग कि 5 मिली सेकेंड की कॉरेस्पॉन्डिंग -21 की जो है ना, वो आ रही है फोर्स इन न्यूटन। ओके, नहीं, 5 मिली सेकेंड नहीं सर, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड। ओके, फाइन फाइन फाइन। सो अच्छा, 5 सेकेंड में जो है वो इस तरह से हो जाएगा, 21 न्यूटन। सही हो गया। अच्छा जी, और अली भाई कह रहे हैं कि -21,000। ओके, सो 2100 न्यूटन। ओके, मैं नेगेटिव साइन नहीं लगा रहा, नेगेटिव साइन वैसे हमें जो है ना डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं, राइट? सो अब तुम देख पा रहे हो कि मैंने कांटेक्ट टाइम जितना बढ़ाया फोर्स कम हो गई, मैंने कांटेक्ट टाइम जितना कम किया फोर्स उतनी ज़्यादा बढ़ गई, राइट? इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है ना तुम्हारी गाड़ियाँ हैं। ओके, हम अपने गाड़ी के जो, हमारे पास गाड़ी के जो एक्सटीरियर होते हैं ना, बम्पर वगैरह और पीछे की डिग्गी वाली साइड और बोनट के अंदर, सही है, तो वहाँ पे ना गाड़ी के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो डैम्पर्स ऐड करते हैं, मोटे मोटे ना फॉर्म के होते हैं, फॉर्म वो ऐड करते हैं। अगर तुमने कभी गाड़ी का बम्पर खोला हो तो तुम्हें शायद देखे, जो जो अच्छी गाड़ी होती है ना उनके अंदर वो फॉर्म लगे होते हैं हैवी किस्म के, राइट? तो जैसे ही कोलाइड होता है ना, जैसे ही गाड़ी कोलिजन होती है ना, उसकी एक्सीडेंट होता है, तो वो क्या होता है, जितना भी एक्सीडेंट में जो शॉक आता है, जो फोर्स आती है दूसरी गाड़ी की वजह से, वो सारी की सारी गाड़ी एब्जॉर्ब करती है और गाड़ी जो है ना वो क्रम्पल बिल्कुल हो जाती है, राइट? लेकिन तुम जो ड्राइवर होता है ना, या जो भी अंदर बंदा बैठा होता है, उस पे कम से कम फोर्स आती है, क्योंकि अगर तो गाड़ी क्रम्बल ना हो, अगर तो गाड़ी जो है ना वो क्रैश करने के फौरन बाद बाहर आ जाए, राइट, कांटेक्ट टाइम बिल्कुल मिनिमम कर दोगे, गाड़ी की बॉडी अगर तुम बहुत हार्ड मटेरियल की बनाओगे, ओके, और बहुत हैवी तुम मटेरियल इस्तेमाल करोगे कि गाड़ी टकराए और विदाउट इवन ए सिंगल स्क्रैच वो गाड़ी वापसी हट जाए, राइट, तो उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि तुम पे इतनी फोर्स आएगी ना कि तुम मर जाओगे, राइट, लिटरली। लेकिन आजकल के तुमने देखा होगा कि जो पुराने जमाने की जो गाड़ियां होती थी, उनको तुम पहाड़ से भी नीचे फेंक दो, बंदा मर जाएगा अंदर का, लेकिन गाड़ी सही सलामत रहेगी। ओके, एंड दिस इज द रीजन वाई कि बंदे पे जो अंदर ड्राइवर है, जो अंदर जो लोग बैठे हैं पैसेंजर, उन पे बहुत ज्यादा फोर्स आती है, क्योंकि कांटेक्ट टाइम बहुत कम हो गया है, राइट? लेकिन आज की जो गाड़ी है वो बहुत सॉफ्ट होती है, तुम उनको एक्सीडेंट करोगे, अगर वो हल्का से भी एक्सीडेंट होगा बहुत ज़्यादा डैमेज आ जाता है, राइट? उसकी वजह है कि गाड़ी की बॉडी इतनी सॉफ्ट है, ताकि जो सामने से जो शॉक, जो फोर्स गाड़ी की बॉडी पे लग रही है, वो गाड़ी उसको खुद ही एब्जॉर्ब कर लेती है, ड्राइवर तक कुछ भी नहीं आता, राइट? तो नुकसान तो ये होता है कि गाड़ी तो बिल्कुल बेकार हो जाती है, बट तुम बच जाते हो। ओके, तो ये हमारे पास जो है ना इसकी कुछ एग्जाम्पल है, कुछ सिनेरियोज हैं। ओके, तो ये हमारे पास न्यूटन फर्स्ट, न्यूटन सेकंड लॉ हमने समझा। ओके, अच्छा, प्लीज कीप इन माइंड, अगर मैं इसको नीचे कर सकता हूँ। ओके, प्लीज ये कुछ ना थोड़ी सी इसकी फॉर्मेलिटीज हैं वो मुझे बतानी थी, वो रह गई हैं। हम्म, देखो याद रखना कि जो हमारे पास न्यूटन है, वो हमारे पास जो है ना, जो फोर्स है, यूनिट फोर्स का जो यूनिट होने वाला है वो हमारे पास होने वाला है न्यूटन। सही है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। ओके, एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसकी हमेशा कोई ना कोई डायरेक्शन होने वाली है, राइट? और फोर्स की जो फॉर्मूला है वो मैंने ऊपर यहाँ पे आपको बता दी। ओके, सो फोर्स का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी और यूनिट। सही है, ये तो हमने इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लिया फॉर्मूला का। ओके, अच्छा जी, अब आ जाओ रिजल्टेंट फोर्स को समझते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है। हम रिजल्टेंट फोर्स क्यों कह रहे हैं, सिर्फ फोर्स क्यों नहीं कह रहे, राइट? सो एक ऑब्जेक्ट जो होता है, उस ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा फोर्स लग सकती है। ओके, सही है, मेरे पास इस दफ़ा खाली, मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूँ, लेट्स से अगर तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, सही है, इस एक ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रही है, राइट, लेट्स से 10 न्यूटन की। सही, अब इस केस के अंदर ये 10 न्यूटन की फोर्स अकेली लग रही है, सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। ओके, यू कैन से दैट ये एक्सटर्नल फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है, फॉरवर्ड फोर्स जो भी कहो, लेकिन दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। ओके, लेकिन अगर मेरे पास यही एक ऑब्जेक्ट है और इस पे जो है वो मैं एक और फोर्स लगा दूं बैकवर्ड, सही है, लेट्स से 8 न्यूटन की, राइट? अब इस केस के अंदर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब
10 न्यूटन को तुम रिजल्टेंट नहीं कह सकते हो, 8 न्यूटन को तुम रिजल्टेंट नहीं कह सकते हो। क्या मतलब अगर तुमने F इज इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला लगाना है, देन यू आर नॉट अलाउड टू यूज 10 न्यूटन और 8 न्यूटन एज योर फोर्स। ओके, यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट बोले तो तुम रिजल्टेंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने पिछले चैप्टर के अंदर देखा कि यू हैव टू ऐड देम, राइट, कंसिडरिंग द डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, सो तुमने इसको अपनी मर्जी से पॉजिटिव कह दिया, इसको नेगेटिव कह दिया, राइट। 10 - 8 करोगे तो तुम्हारे पास 2 आ जाएगा, राइट। तुम उस 2 को फॉर्मूला में यूज करोगे, राइट। अच्छा जी, एक और केस देखो। अब लेट्स से तुम्हारे पास यही एक सिनेरियो है, सही है। अब इसके अंदर मैं तुम्हें एक और फोर्स लगा देता हूँ, सही है। ओके, 15 न्यूटन, सही है। सही। अब तुम्हें करना क्या है कि जब तुम रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे, सो रिजल्टेंट फोर्स के लिए अब देखो ये दो डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, राइट। ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वो तमाम फोर्सेस पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट। जहां पे फोर्स ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट वही मूव करने वाला है। ओके, अगर ऑब्जेक्ट इस केस के अंदर ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव करे, सो यहाँ वाली जितनी भी फोर्सेज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी 10 प्लस की होनी चाहिए, प्लस 15 -8। यू आर नॉट अलाउड टू डू -8, और उल्टा करोगे तो मसला हो जाएगा, राइट। एट 10 and 15 and then -8, यस यस ब्रो, यस। सही हो गया। 25 -8 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 17। ओके, सो 17 इज योर रिजल्टेंट फोर्स, एफ रिजल्टेंट। ओके, सही है। देखो अब इसके अंदर जब भी तुम न्यूटन सेकंड लॉ लगाओगे तो यू हैव टू टेक ऑल द फोर्सेज जो कि मोशन की डायरेक्शन में एज अ पॉजिटिव। ओके, फोर्सेस, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन will be positive। ओके, दिस इज द रूल, सही है। इसके अगेंस्ट नहीं करना तुमने कभी भी। ओके, अब जब तुमने रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिए, नाउ यू हैव टू पुट दिस रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू एम ए, राइट। एंड देन यू कैन सॉल्व। अगर तुम्हें एक्सेलरेशन दी हुई है तो उसी हिसाब से ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। अगर उसमें वेलोसिटी दी हुई है तो एम वी माइनस यू ओवर डेल्टा टी कर लो, उसी हिसाब से यूज हो जाएगा, राइट। सो रिजल्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट आई होप से तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब रिजल्टेंट फोर्स तुम्हारे पास क्या होगी कि इफ दे गिव यू मोर देन वन फोर्सेस, 2 फोर्स, 3 फोर्स, 5 फोर्स, सो इफ दे गिव यू मोर देन वन फोर्स, then you have to simplify the system to get one force that will be your resultant force। Okay, you are not allowed to use any specific force in F is equals to ma formula, उससे आंसर गलत आएगा हमेशा। ओके, सो ये तुम्हें जो है ना, ये एक रूल तुम्हें पता होना चाहिए, राइट, कि जब भी तुमने रिजल्टेंट फोर्स के लिए काम करना है, रिजल्टेंट फोर्स के लिए यू हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, और फिर जो है ना आपने काम करना है। ज़्यादातर जो है तुम्हारे जो एग्जाम में ज़्यादातर केसेस आते हैं वो इस तरह के आते हैं कि उसने एक फॉरवर्ड फोर्स दी हुई होती है, एक बैकवर्ड फोर्स दी हुई होती है, तुमसे निकलवा लेता है। ओके, या कभी कभार जो है वो तुमसे 2-3 फोर्स भी दे देता है। ओके, बट ज़्यादातर ये वाला केस आता है। ओके, चलो आगे आ जाओ। अच्छा जनाब, हमने अब चलो थोड़ा सा ना रिजल्टेंट फोर्स पे वो कर दो। रिजल्टेंट फोर्स जो बेसिकली हो गई ना, रिजल्टेंट फोर्स के अंदर हमने क्या करना है, जो सिंपल सा रूल है वो क्या है, सम अप ऑल द फोर्सेस कंसिडरिंग द डायरेक्शन। ओके, सिंपल सा रूल ही है, सिंपल सा रूल, क्योंकि रिजल्टेंट का मतलब यही है कि तुमने ऐड करना है सारी चीज़ों को, लेकिन डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। ओके, रिजल्टेंट फोर्स ना अब 3 तरीकों से आ सकती है। या तो तुम्हारे पास वन डायमेंशनल फोर्स है, यानी एक ऑब्जेक्ट है उस पर ना, या तो सारी की सारी फोर्स हॉरिजॉन्टली लग रही है, कोई राइट वर्ड लग रहा है, कोई लेफ्ट वर्ड लग रहा है, लेकिन सब हॉरिजॉन्टल है। ओके, या एक ऑब्जेक्ट है उस पर सारी की सारी फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही है, कुछ अपवर्ड है कुछ डाउनवर्ड है। ओके, ये तुम्हारे पास वन डायमेंशनल कहलाता है। ओके, उसके अंदर तो तुमने सिर्फ और सिर्फ उसका रूल क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, रूल सिर्फ और सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, दूसरा केस ये है कि एक ऑब्जेक्ट है उस पर दो परपेंडिकुलर फोर्सेज लग रही हो। ओके, परपेंडिकुलर फोर्स यानी एक इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है, ये एक ऊपर जा रही है, एक यहाँ जा रही है, ये एक ऊपर जा रही है, एक राइट को जा रही है, राइट। तो उस केस के अंदर तुमने क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करना होगा। ऑल दो तुम्हारे पास ये केस भी पेपर में बहुत कम आता है, बहुत कम, लाइक तुम्हें कुछ 3-4 दफा मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। फोर्सेस के चैप्टर में तो बिल्कुल ही नहीं आता, वेक्टर के चैप्टर के अंदर आता है, राइट। तो जब हम इसको वेक्टर के अंदर जाएंगे तो उसको वहां पे स्टडी करने वाले हैं। ओके, सही। सो ये वेक्टर के अंदर जाएगा, और ये जो डायगोनल फोर्सेस है ये भी वेक्टर के अंदर जाएंगे, राइट। तो वेक्टर का चैप्टर हमने बिल्कुल लास्ट में पढ़ना है, तो वो ये तब जाके आएगा, राइट। तो तुम्हें इन चीज़ों के बारे में अभी टेंशन नहीं लेनी है। ओके, ये सारा आखिरी में जाके आएगा। ओके, यहाँ तक हो गया क्लियर, सही है। रिजल्टेंट फोर्स अभी जो है वो सिर्फ तुम्हारे पास एक डायरेक्शन के अंदर आने वाली है, तुम्हें बस उस डायरेक्शन को अपने जहन में रखना है। ओके, मुझे ये बात क्लियर है, जरा हाँ ना बोलते जाओ प्लीज। रिजल्टेंट यस फोर्स वाली सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है, चलो परफेक्ट परफेक्ट। ओके, अच्छा अब याद रखो कि जो है ना
हमारे पास कभी कभार जो है ना एक एक बहुत कॉमन सा सवाल है, बहुत कॉमन सा, सही है, वो ये है कि तुम्हारे पास जो है ना वो फोर्स को, अच्छा वेट, वेट को रिलेट करते हैं मास से, ओके। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है ना जो वेट और मास का जो रिलेशन है, सही है। ये बस थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत दफ़ा इसके क्वेश्चन आते हैं, राइट राइट। रिलेशन बिटवीन वेट एंड मास, ओके। अच्छा, देखो याद रखो कि तुम्हारे पास, तुमने फार्मूला क्या पढ़ा, तुमने फार्मूला पढ़ा, तुमने रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला पढ़ा, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ओके। अगर तो तुम्हारे पास वेट है, सही है, फॉर द केस ऑफ वेट, सही। अच्छा याद रखना, वेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स, सही, फॉर द केस ऑफ वेट विच इज अ टाइप ऑफ फोर्स, सही, टाइप ऑफ फोर्स, सही। इसको प्लीज अपने ध्यान में रखना कि फोर्स इज वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ओके। अच्छा जी, वेट को हम W से रेफर करते हैं, ओके। सो इस फॉर्मूले को ना मैं रिक्रिएट कर लेता हूँ, इस फॉर्मूले को मैं रिक्रिएट कर लेता हूँ, फोर्स की जगह पे मैं F की जगह पे मैं W डाल देता हूँ, दैट रेफर्स द वेट, ओके। एंड मास रिमेन्स द सेम। जो फोर्स, जो वेट डिपेंड करता है ना, वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ओके। वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, सही। ग्रेविटी क्या होती है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल हम किसको कहते हैं, ग्रेविटी को, ओके। ग्रेविटी इज बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, फ्री फॉल, सही। जो कि हमारे पास होती है 9.8, अगर अगर हम जो है वो अर्थ पे है, ओके। और अगर हम दूसरे प्लेनेट पे हैं, सो वो उसकी आपको फ्री फॉल आपको मेंशन करेगा, राइट। सो अच्छा, और हर प्लेनेट का चूंकि मास अलग अलग है, तो हर प्लेनेट की ग्रेविटी भी अलग अलग होंगी, राइट। सो बेसिकली अगर मैं ए को रिप्लेस कर दूं जी से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। और ये मेरे पास बेसिकली फॉर्मूला होता है किसका, वेट का, ओके। ये बात क्लियर होती है। फॉर्मूला फोर्स से ही मैंने सिर्फ वो जो है ना थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर दी, ओके। Weight is a type of force, so I replace F with W, right? That refers the weight, which is a type of force, okay? Mass remains the same. A is the acceleration, but since weight depends upon the gravity, and gravity is the acceleration of free fall, and represented by G, the capital G, okay? So उसको मैंने इससे replace कर दिया, okay? And please keep in mind ये जो gravity है ना, gravity is a vector quantity, okay? बच्चों gravity vector quantity है, right? Vector quantity, सही हो गया। और ग्रेविटी का जो यूनिट होने वाला है ना, ग्रेविटी का यूनिट हम न्यूटन पर केजी कहते हैं, न्यूटन पर केजी, पर केजी। ये तो -1 लगा दो, ये तो तुम जो है ना स्लैश लगा दो, कोई दोनों एक ही बात है, ओके। न्यूटन पर केजी कहोगे, सही। या तो फिर तुम क्या कहोगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हो, राइट। जो एक्सेलरेशन वाला यूनिट है तुम उसको भी कह सकते हो, और न्यूटन पर केजी भी कह सकते हो, दोनों चीज़ें कह सकते हो, ओके। ये चीज़ है, सही है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ ये याद रखना कि मास जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, ओके। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है, हाँ अगर तो तुम उसमें से बाहर निकाल लो देन अलग बात है, लेकिन अदरवाइज तुम्हारा ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं होगा, राइट। मतलब अगर तुम्हारा एक मास है, राइट, तुम अभी जो भी हो, तुम्हारा जो मास है वो तुम्हारा मास चेंज नहीं हो सकता, लेकिन जब तुम खाना खाते हो तो वो मास जो होता है वो तुम अब मास इनटेक कर रहे हो, राइट। तुम मास इनटेक कर रहे हो, वो केमिकल एनर्जी के अंदर बनता है, और वो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड बनता है, सही, और खून कोश ये सब चीज़ें बनती है, तो आपका मास बढ़ जाता है, राइट। सिमिलरली गाड़ी है, गाड़ी, सही, तुम उसके अंदर पेट्रोल भरवाते हो, राइट। अब पेट्रोल का मास है, राइट। तो जैसे ही तुमने पेट्रोल भरवाया, गाड़ी की टैंकी फुल की, मास ज़्यादा हो गया, राइट। जैसे ही तुम मूव करोगे गाड़ी को, पेट्रोल यूटिलाइज होगा, मास कम हो जाएगा, ओके। सो मास इस सेंस के अंदर कम हो सकता है, बट ये क्या हो रहा है, यू आर पुटिंग इन सम एडिशनल मास और यू आर टेकिंग आउट सम मास, ओके। वो वाली बात नहीं कर रहा, बट मास इट सेल्फ इन अ बॉडी रिमेन्स द सेम, राइट। लाइक तुमने ना एक बैग के अंदर जो हमने 10 kg का मास रख दिया, राइट। तो तुम 100 साल बाद भी उसको देखोगे, दैट 10 kg मास रिमेन्स द 10 kg मास, ओके। वो चेंज नहीं हो सकता, ओके। दिस इज व्हाट आई मीन, ओके। अब ये मास को तुम कहीं पे भी ले जाओ, थ्रू आउट द यूनिवर्स, कहीं पे भी ले जाओ, तुम अर्थ पे खड़े हो, तुम मून पे खड़े हो, तुम सन पे चले जाओ और गलती से, या तुम जो है ना वो तुम जुपिटर पे चले जाओ, तुम प्लूटो पे तुम निकल गए, सही है। और फिर अम्मी ने स्कूल के लिए उठा दिया, तो तुम अगर प्लूटो पे भी निकले हो ना, तुम्हारा मास रिमेज द सेम, ओके। सो तुम्हारे पे ट्रिक क्या है, मास रिमेन्स
द सेम। ओके, ये तुम्हारे पास एक चीज हो गई, रूल हो गया, राइट। कहीं पे भी चले जाओगे, इफ यू आर टेकिंग आउट सम मास और इफ यू आर कंज्यूमिंग सम मास, देन आपका मास इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ इफ द मास इज नॉट लाइक, अगर तुम बाहर नहीं निकाल रहे हो मास को, या तुम अंदर भी नहीं ला रहे हो मास को, देन द मास रिमेन्स द सेम। ओके, कहीं पे भी तुम ले जाओ। ओके, लेकिन weight is a dependent quantity. Weight actually depends upon the gravity, right? So if तुम अर्थ से बाहर जाओ, अर्थ की ग्रेविटी 9.8, तुम मून पे चले जाओ, मून की ग्रेविटी है 1.6। ओके, तुम्हें बहुत लाइट लाइट लगेगा। ओके, तुम सन पे गलती से चले गए, तुम गलत मून के लिए निकले थे, तुम्हें रास्ता किसी ने गलत बता दिया, तुम सन पे पहुंच गए। ओके, सन की ग्रेविटी 275, ओके 274 275 आसपास है। ओके, न्यूटन पर केजी, राइट। तो उसकी बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है, राइट, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा वेट फील होगा, राइट। तो इसी तरह से तुम जुपिटर मार्स पे चले गए, 3.75 ग्रेविटी है। ओके, तो तुम्हें कम कम फील होगा, अर्थ से कम है, हल्का हल्का फील होगा। ओके, तो तुम्हें ग्रेविटी इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, डिपेंड्स अपॉन द सॉरी, वेट इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी। सो एज यू मूव थ्रू आउट द यूनिवर्स, gravity changes, okay, and the gravity, when the gravity changes, your weight will also changes। okay, so हम कहते हैं कि weight is dependent on the gravity, right? So if the gravity changes, so weight changes। ग्रेविटी कैसे चेंज होगी, ग्रेविटी कैसे चेंज होगी, ग्रेविटी चेंज होगी, तुम जो है एक 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 जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, राइट, मीन मूविंग फ्रॉम वन टू अदर प्लैनेट, राइट। चलो, बस अब यहाँ तक आज की क्लास में करते हैं, सही। अब नेक्स्ट क्लास में हमने इसकी कुछ कैलकुलेशन देखनी है, सही है। और फिर न्यूटन थर्ड लॉ हमने देखना है, और फिर विल बी डन। ओके, न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर अगेन कोई चीज़ नहीं है, बस सिर्फ न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, तो वो हम इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और उसके बाद जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ करेंगे, और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह कल की क्लास में, सही है। चलो, बस अब आज क्या नहीं करते हैं, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, सही। चलो बच्चों, सर खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, टेक केयर बाय गाइस, अल्लाह हाफिज सर। खुदा हाफिज़। सर कल का क्लास भी इस टाइम में होगा? नहीं, कल जो है वो 8:30 होती है ना, 8:30? 8:30 to 9:30। ओके, सुबह कर सकते हैं? यार सुबह सुबह सबका स्कूल होता नहीं, अच्छा हाँ, है ना। सिर्फ, ठीक है। अच्छा, चलो, अस्सलाम वालेकुम सर। चलो, वालेकुम अस्सलाम।